हित में है। ये आप और हम बिहार के प्रति जिनकी पूर्वाग्रह है, ये ज़्यादा हल्ला मचाते हैं कि बिहार में तो कुछ नहीं के खाली जाती है बात। अगर बिहार में सिर्फ जाति ही है तो मोदी जी को वोट कैसे मिल रहा है? यहाँ मोदी जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? और आप जो है लगातार नीतीश कुमार और केवल लालू यादव के खिलाफ ही बोलते हैं। जिनको कोई समझ है नहीं वो तो कुछ भी कह देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मैं नीतीश का बी टीम हूँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं भाजपा का बी टीम हूँ, मैं जनता का बी टीम हूँ। बिहार में तो सिर्फ शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है। शराब बंद थोड़ी ना है, शराब तो हर जगह बिकी रही है, हर घर में बिक रही है। और इससे दुकानों के बंद होने से बिहार के लोगों का, गरीब बिहार का 20,000 करोड़ साल का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जो यहाँ के भ्रष्ट अफसर हैं, जो शराब माफिया है, उनके जेब में जा रहा है। के तौर पर मान लीजिए कि गांधी जी ने कहा कि वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कल हो के कोई कानून बना दे कि जो लोग भी मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा क्या मन में आ गया प्रशांत किशोर के मन में जो है? क्या राजनीतिक रूप से लालच आ गया कि हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री? नहीं, इसमें लालच की क्या बात है? उनको इसमें क्या लालच है? अगर सरकार में आने को आप लालच कहते हैं तो सरकार में आने के लिए हमको ये करने की क्या जरूरत है? तो आज भी सरकार में जाके शामिल हो सकते हैं, कौन रोक? और जितने लोग यहाँ बिहार की जनता से मुफ्त का वोट जिनको लेने का आदत लग गया है, भाजपा वाले जो लोग हैं, ये लालू का डर दिखाकर इनको मुफ्त में वोट मिलता है। और लालू जी जैसे जो लोग हैं, राजद जैसी जो पार्टियां हैं जो काम कुछ नहीं करती हैं, खाली भाजपा का डर दिखाकर वोट लेती हैं, इन लोगों को ये लग रहा है कि भैया अगर कुछ जनता की टीम बन गई, जनता के पास नया कोई विकल्प आ गया, तब तो हमारा मुफ्तखोरी का ज़माना चला जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर वो चिल्लाएंगे। स्वागत है आपका संजीवनीसमाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। बिहार जो है राजनीतिक रूप से जो है बिहार चर्चा का केंद्र हमेशा से बना रहा है। बिहार में जब भी कोई राजनीतिक पार्टी का गठन होता है या कोई आंदोलन शुरू होता है तो पदयात्रा जो है आम बात है। लेकिन इन दिनों बिहार में एक और पदयात्रा चल रहा है। हम बात कर रहे हैं जन सुराज पदयात्रा की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी है। सबसे पहले स्वागत है सर संजीवनी समाचार में। धन्यवाद। पहला मेरा सवाल है, और आपने कई बार इसके बारे में बता भी दिया है, जन सुराज पदयात्रा का क्या उद्देश्य है और इसका क्या लक्ष्य है? उद्देश्य ये है कि बिहार में जो दुर्दशा है इसको सुधारने के लिए जो मुख्य परेशानी है, मुख्य वजह है, वो है जनता का, जिस तरह से हम जनता यहाँ वोट करती है, जनता को ये पता है कि उनकी परेशानी क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनको ये भी पता है कि कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। उनको मालूम है कि जब तक उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उनके लिए रोजी रोज़गार नहीं होगा, जब तक यहाँ खेती किसानी करने वालों की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बावजूद इसके लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, या लालू जी के डर से भाजपा को, या भाजपा के डर से लालू जी को वोट कर देते हैं। तो जनता को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अगर आप बिहार को सुधारना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आपको अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके शिक्षा और रोज़गार के लिए वोट करना होगा। तो जन सुराज का पहला उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग को ये बताया जाए, समझाया जाए कि आप किसी भी दल, जाति, धर्म, विचारधारा पर न भटके अपने और अपने बच्चों के शिक्षा और रोज़गार के लिए वोट कीजिए। दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर जनता इस पर वोट करने को तैयार हो जाए तो उनके पास एक बेहतर विकल्प भी होना चाहिए। अब वो विकल्प किसका होना चाहिए? क्योंकि आपने तो सारे दलों को वोट करके देख लिया, सारे दलों को, सारे नेताओं पर भरोसा करके देख लिया। अब अगर आप किसी प्रशांत किशोर पर भरोसा करेंगे तो संभव है कि आप वो वहाँ भी ठगे जाएं। इसलिए इसका रास्ता ये है कि आप जनता मिलकर ही इसका विकल्प बनाएं, जनता की सरकार बने, जनता के जो लोग जिनकी परेशानी है वही लोग मिलकर बनाएं और दल बनाएं। और तीसरा इसका उद्देश्य है कि अगर लोग एक सही विकल्प चुनने को तैयार हैं, उनके सामने विकल्प है, तो जो लोग ये मिलकर विकल्प बना रहे हैं उनके पास बिहार को सुधारने की एक योजना भी हो। तो इन तीनों चीज़ों को जब जोड़ा जाएगा तभी बिहार की स्थिति सुधरेगी। वही प्रयास है जन सुराज का। जन सुराज अगर विकल्प के रूप में जनता स्वीकार कर लेती है तो उसके नेता कौन होंगे? जब जन सुराज जो लोग इसको बनाएंगे, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता है कि कौन लोग इसको बनाएंगे, जब मैं अभी चल रहा हूँ तो उन लोगों को ही चिन्हित करने का प्रयास है कि जो लोग ये समझते हैं कि एक नए विकल्प को, एक नए दल को बनाए जाने की ज़रूरत है,
जब वो लोग मिलकर बनाएंगे तो उन लोगों में ये क्षमता, ये विद्वता, ये समझ होगी कि वो जिसको भी वो चुने वही दल का नेता हो जाएगा। अच्छा, आप जो है कई सालों तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किए, कई जगह सरकार बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए, तो ऐसा क्या मन में आ गया प्रशांत किशोर के मन में जो है, क्या राजनीतिक रूप से लालच आ गया कि हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री? नहीं, इसमें लालच की क्या बात है, उनको इसमें क्या लालच है? अगर सरकार में आने को आप लालच कहते हैं तो सरकार में आने के लिए हमको ये करने की क्या जरूरत है? तो आज भी सरकार में जाके शामिल हो सकते हैं, कौन रोक रहा है? ये सरकार में आने का प्रयास ही नहीं है। 10 साल काम को किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ देखा, समझा, अनुभव हासिल किया, और ये सब कुछ देखने, जांचने, समझने के बाद ये पाया कि नहीं, अगर राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो उसके लिए समाज के स्तर पर प्रयास होना चाहिए, और उसी के तहत बिहार में काम कर रहे हैं। समाज में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, समाज में लोगों में जागृति नहीं आएगी, तब तक अच्छा राजनीतिक व्यवस्था नहीं, अच्छी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बन सकती है। जब तक एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक सरकार अच्छी नहीं होगी, काम अच्छा नहीं होगा। और 2015 में आप महागठबंधन के सरकार में आप मदद किए थे, कुछ एजेंडा जो लागू हुई थी उसमें आपने भी काम किया था, जैसे 7 निश्चय योजना में कुछ जल योजना थी, शराबबंदी जैसे कानून थे, उन योजनाओं को लागू कराने में आपने मदद की थी, लेकिन अब जो है आप खुद उसका विरोध करते हैं। आप बेकार की बात कर रहे हैं। पहली बात तो शराबबंदी 7 निश्चय का हिस्सा नहीं था। दूसरी बात, 7 निश्चय योजना जो बनाई गई 2014 में, वो योजना बनाई गई, उसको चुनाव में घोषणा पत्र के तौर पर तीनों दलों ने सहमति दी कि इन्हीं 7 प्रमुख विषयों पर सरकार चलेगी। सरकार में ना मैं कभी शामिल हुआ, ना मैंने कभी कोई मदद की या उनके साथ रहे। चुनाव जीतने के बाद उस एजेंडे को लागू कराने की जिम्मेवारी उनकी थी, उनकी है, जो इन्होंने इसको लागू कराने की जिम्मेवारी लेकर, संविधान की शपथ लेकर सरकार का हिस्सा बने थे जो लोग। अब उन्होंने एजेंडा को लागू नहीं किया ठीक से, तो उनका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? हर घर में, बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचना चाहिए, इस एजेंडे में कोई खराबी आपको दिखती है? अब अगर आप उसको लागू कराने में चोरी करते हैं, बंदरबाट करते हैं, गलती करते हैं, तो एजेंडा बनाने वाले की गलती है कि एजेंडा जो लागू नहीं कर पाया उसकी गलती है? बिहार के हर युवा को, बेरोजगार युवा को, 18 साल से 35 साल की उम्र के बेरोजगार युवा को 1000 रुपये की मासिक सहायता मिलना चाहिए। ये एजेंडे में तो कोई खराबी नहीं, मिलना ही चाहिए। अब अगर जिन लोगों ने नहीं दिया, दोष उनका है या जिन्होंने एजेंडा बनाया था उनका है? एजेंडा लागू नहीं हुआ इसलिए विरोध कर रहे हैं। शराबबंदी कानून को कैसे देखें? बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में है, पहले दिन से हैं, और स्पष्ट तौर पर ये भाजपा की तरह नहीं कि कल तक जब सत्ता में थे तो शराबबंदी में उनको माफिया सब कुछ ठीक दिख रहा था, आज उनको शराब में माफियागिरी दिख रही है। यही आरजेडी के लोग हैं तो विधानसभा और उसके बाहर चिल्ला के कह रहे थे कि नीतीश कुमार शराब के माफियाओं के बल पर चल रहे हैं, उनसे मदद ले रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। आज वही आरजेडी जब नीतीश कुमार के साथ में है तो उनको शराबबंदी में कोई खराबी नहीं दिख रही है। ये तो बेकार की बात है। शराबबंदी से बिहार के लोगों का बहुत नुकसान है। जो लोग भी महिला वोट के डर से कि शराबबंदी का हम विरोध करेंगे तो महिला वोट हमसे छूट जाएगा, ये वो लोग हैं जो अपना खुलकर इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। मैं खुलकर इसके खिलाफ बोल रहा हूँ। शराबबंदी बिल्कुल गलत है बिहार में, बिहार के किसी भी नज़रिए से, और इसके विरोध का जो आधार है वो ये है कि दुनिया में किसी भी देश, किसी भी राज्य में ये इसका प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए सामाजिक या आर्थिक विकास के दिशा में कोई प्रमाणिक सफलता मिली हो किसी को। अगर शराबबंदी से ही सामाजिक आर्थिक लाभ होना होता तो दुनिया के बहुतेरे देशों ने इसको लागू किया होता। उन्होंने इसको लागू क्यों नहीं किया है? दूसरी बात, अगर एक बार को आप मान भी लीजिए कि शराबबंदी कुछ फ़ायदे हैं, तो बिहार में शराबबंदी है कहाँ? बिहार में तो सिर्फ शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है। शराब बंद थोड़ी ना है, शराब तो हर जगह बिक ही रही है, हर घर में बिक रही है। और इससे दुकानों के बंद होने से बिहार के लोगों का, बिहार का 20,000 करोड़ साल का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जो यहाँ के भ्रष्ट अफसर हैं, जो शराब माफिया है, उनके जेब में जा रहा है, और शराब घर घर बिक भी रही है। तो इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, आप गांधी जी के विचारधारा के समर्थक रहे हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर हमेशा चर्चा करते हैं कि ये इसके खिलाफ जो है गांधी जी हमेशा। भैया देखिए, नीतीश कुमार कितना गांधी जी को पढ़े हैं, समझते हैं, ये नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। मैं रोज़ खुली चुनौती दे रहा हूँ आपको, आपके माध्यम से भी कह देता हूँ। नीतीश कुमार
उनके समर्थक या अन्य कोई भी व्यक्ति जो भी गांधी को समझने का दावा करता है या गांधी को पढ़ने का दावा कर रहा है, मैं उनको खुली चुनौती दे रहा हूँ। आप मुझे ये दिखा दीजिए कि कहाँ पर गांधी जी ने ये बात कही है कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए। गांधी जी को जिन लोगों ने पढ़ा है, समझा है, वो आपको बताएंगे कि गांधी जी ने कभी शराबबंदी की बात नहीं कही। गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है और समाज में ये पूरे हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए कि लोग शराब न पिएं या इससे जो पी रहे हैं वो उसको छोड़ें। लेकिन उन्होंने कानून बनाकर सरकार की ओर से शराबबंदी लागू करने की बात न कभी कही, न इसके बारे में लिखा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि गांधी जी ने कहा कि वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना अच्छी बात है, और कल हो के कोई कानून बना दे कि जो लोग भी मांसाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, या आपको नॉन वेजिटेरियन होना है तो सरकार वो गैर कानूनी हो जाएगा, तो फिर वो लोग भी कहेंगे कि गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने इसको एज ए सोशल वर्च्यू बताया कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, आपको शाकाहार करना चाहिए, आपको संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कानून बनाने की बात नहीं कही है। नीतीश कुमार ने गांधी जी को कहाँ पढ़ा है? जो पढ़ा है वो कहिए कि कल किताब में उनके, वो नहीं, उनके प्रवक्ता ही जारी कर दें। अच्छा, बिहार के उनके प्रवक्ता आके बता दें कि भाई ये किताब है जहाँ गांधी जी ने ये लिखा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। ये दिखाता है कि ये कितने अज्ञानी लोग हैं। अच्छा, बिहार की राजनीति में जातिवाद और परिवारवाद जो है चरम पे है। अगर प्रशांत किशोर की जन स्वराज दल बनती है तो इसको कैसे आप ख़त्म कर पाइएगा? भैया, हमको कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जाति और परिवार ये कोई बिहार स्पेसिफिक बात नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति में है। ये आप और हम बिहार के प्रति जिनकी पूर्वाग्रह है, ये ज़्यादा हल्ला मचाते हैं कि बिहार में तो कुछ नहीं के खाली जाति है। बात अगर बिहार में सिर्फ जाति ही है तो मोदी जी को वोट कैसे मिल रहा है? यहाँ मोदी जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? आप लोग कुछ देखते हैं नहीं, ऐसे कुछ भी बयान दे दिया कि बिहार में तो जाति पर ही वोट पड़ता है। बिहार में जातियों का उतना ही महत्व है जितना यूपी में है, जितना गुजरात में है। अब बिहार पिछड़ा राज्य है तो लोगों ने एक ये बना लिया है फैशन कि बिहार पिछड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ जातिवाद है। लोगों भाई अगर ये बैठ गया है कि अगर यादव है, मुसलमान है तो ये आरजेडी के सपोर्टर हैं। अरे भैया, लोगों के कुशवाहा अरे भैया, आपके मन में है, लोगों के मन में है। अगर लोगों के मन में है तो भाजपा जीती कैसे, ये ना बता दो आप। ये तो लोगों के बिहाफ में जो लोग कमेंट्री करते हैं, राजनीति के जानकार होने का दावा करते हैं, उनकी अपनी नासमझी है। अच्छा, आपको क्या लगता है देश में लोकतंत्र खतरे में है? ये सबके लिए है कि केवल विपक्ष के लिए? भैया, जो कुछ भी देश में हो रहा है उससे कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो यहाँ के संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्तता पर, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ये तो सबके सामने है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले कहा है कि राहुल गांधी, देखिए, राजनीति में टीका टिप्पणी, भाषणों में वाद विवाद, ये सामान्य प्रक्रिया है। उसमें किसी को 2 साल की सज़ा हो जाए, उसमें उसकी सदस्यता चली जाए, वो थोड़ा ज़्यादा दिखता है। कानून का मैं जानकार नहीं हूँ, बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉ मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल की सज़ा जो है वो ज़्यादा है। लेकिन मान लीजिए कि 2 साल की जो सज़ा हुई है वो कानून का विषय है, कोर्ट का मामला है, और राहुल गांधी और उनके पार्टी के पास, दल के पास ये अधिकार है कि वो ऊपरी कोर्ट में जाकर इसको चुनौती दें। उस विषय पर ज़्यादा बोलना कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा कि सरकार के पास ये अवसर था कि इस पर बड़ा दिल रखे। भाई, कानून, कम से कम राहुल गांधी को इतना अवसर तो मिलना ही चाहिए था कि वो ऊपरी कोर्ट में इस चीज़ को एक बार जाकर उस पर अपील दायर करें। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो कानून ही है, सरकार को कुछ करना ही नहीं। अगर आप 2 साल से ज़्यादा आपको सज़ा है तो अपने आप आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन जिस तुरंत में उस सदस्यता ख़त्म हुई है, तो ऐसा लगता है कि सरकार भी उस मामले में जो बड़ा दिल उनको रखना चाहिए था वो नहीं रखा है। इसीलिए मैंने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो लाइन है वो कहा भी पीछे संवाददाताओं से बात करते हुए, जिसमें वाजपेयी जी ने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। जब आप सरकार में हैं, आप पूरे देश के मुखिया हैं, तो आपको राजा को बड़ा दिल रखना चाहिए। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार से ही पदयात्रा क्यों शुरू की है और आप जो है लगातार नीतीश कुमार और केवल लालू यादव के खिलाफ ही बोलते हैं? जिनको कोई समझ है नहीं,
वो तो कुछ भी कह देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मैं नीतीश का बी टीम हूँ, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं भाजपा का बी टीम हूँ। मैं जनता का बी टीम हूँ, जनता ए टीम है, मैं जनता का बी टीम हूँ। जनता का हाथ पकड़े हैं और जनता को जिताने आए हैं। और जितने लोग यहाँ बिहार की जनता से मुफ्त का वोट जिनको लेने का आदत लग गया है, भाजपा वाले जो लोग हैं, ये लालू का डर दिखाकर इनको मुफ्त में वोट मिलता है। और लालू जी जैसे जो लोग हैं, राजद जैसी जो पार्टियां हैं जो काम कुछ नहीं करती हैं, खाली भाजपा का डर दिखाकर वोट लेती हैं, इन लोगों को ये लग रहा है कि भैया अगर कुछ जनता की टीम बन गई, जनता के पास नया कोई विकल्प आ गया, तब तो हमारा मुफ्तखोरी का ज़माना चला जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पे वो चिल्लाएंगे। बिहार में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी मुद्दा है। हम लोग एक बिहारी होने के नाते प्रशांत किशोर कैसे इसको ख़त्म कर पाएंगे? बिल्कुल ख़त्म होगा भैया। बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। खात्मे की शुरुआत का पहला साइन ये है कि मैं और जन सुराज के माध्यम से पहली बार इस मुद्दे को हम लोगों ने केंद्र में ला के रखा है। सब जगह हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आप जात पात, धर्म, जाति, पुलवामा, विचारधारा, नेता की बात न करके पहले शिक्षा और रोजगार की बात करो, पलायन की बात करो। अभी आप ही कह रहे थे बिहार में सब जाति पे वोट होता है। कोई आता है नेता, आप लोग जाति की ही बात करते हो, उससे आप रोजगार की बात करते नहीं, पलायन की बात करते नहीं है। मैंने कहा है कि जनता की सरकार बनने दीजिए, साल भर के अंदर, साल भर मतलब साल भर के अंदर जितने लोग यहाँ से बाहर मजबूरी में पलायन कर गए हैं और वापस लौटना चाहते हैं, उनको यहाँ वापस लाकर 10,000 15,000 रुपये के रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। जो लोग यहाँ बेरोज़गार बैठे हुए हैं उनको उनके ही ज़िले में, इस राज्य में 10,000 15,000 की रोज़गार की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाएगी। अच्छा, अभी आप भाषणों में ये कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं, अभी हमारी पार्टी भी नहीं बनी है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में 2 जगह से आपके समर्थित उम्मीदवार जो है खड़े हुए हैं। आप मेरा भाषण दिखा दीजिए, मैंने किसी के समर्थन में वोट मांगा है? नहीं, तो यही तो हम बोल रहे हैं भाई। यही तो जनता की सरकार है। कल होके अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और अपने पंचायत में खड़े होकर मुखिया जीतना चाहते हैं और आप जन सुराज परिवार से जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर आपको समर्थन जन सुराज परिवार से मिलेगा, क्योंकि आप हम लोग की समझ से सही व्यक्ति हैं। तो कोई अगर जन सुराजी लड़ रहा है, एमएलसी लड़ रहा है, यहाँ चुनाव हो रहे हैं 7-8 जगह पर, कहाँ पर जन सुराज का कोई कैंडिडेट खड़ा है? जब हमारा दल ही नहीं तो हमारा कैंडिडेट खड़ा कैसे होगा? अब जन सुराज में आप जुड़े हैं और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो लड़िए। अच्छा, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि शिक्षक जो मेरे से मिलने आते हैं उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको पहले भाजपा ने ठगा, आप कह रहे हैं, फिर आपको महागठबंधन ने ठगा, तो जिन लोगों ने आपको ठगा है आप उनको वोट मत कीजिए। आप मेरे भाषण उठा के देख लीजिए, मैंने खुले में कहा है कि किसी को वोट दीजिए, इन दोनों को वोट मत दीजिए। इसलिए नहीं दीजिए कि इन दोनों ने ही आप कह रहे हैं कि आपको ठगा है, और इनको वोट दीजिएगा तो फिर ये गाना मत गाइए कि आपकी सर्विस कंडीशन ख़राब है, आपका वेतनमान नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप अपने भाषणों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो है चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। 2011 के जनगणना के अनुसार आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनका घर जो है पलानी का है, खाने का सामान, उनके पास राशन भी नहीं है, उनका ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसी का बिल्डिंग है, जो अमीर व्यक्ति है, देखो मैं आपको बताऊँ, ये लोगों की समझ जो है यहाँ इतनी बेकार है। यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री ऐसा है जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री लिख नहीं सकता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट वो आदमी लिख नहीं सकता है। उससे क्या आप अपेक्षा रखते हैं? आयुष्मान भारत, किसी भी इस तरह की जो इंश्योरेंस वाली व्यवस्था होती है उसमें 2 पक्ष है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। डिमांड साइड की बात आप कर रहे हैं कि किनको ये कार्ड मिलना चाहिए, किनको इस इंश्योरेंस में हिस्सा होना चाहिए। दूसरा है सप्लाई साइड, आपके पास कार्ड है तो भैया कार्ड लेकर आपको जाकर कोई अस्पताल भी तो होना चाहिए जहां उस कार्ड को भंजाइएगा। आपको 5 लाख का बेनिफिट मिला हुआ है, सपोज़ कीजिए कल आपको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, सपोज़ कीजिए कल आपको कैंसर की बीमारी लग गई, सपोज़ कीजिए कल आपको डायलिसिस कराना है, कल आपको हार्ट की सर्जरी करानी है, तो यहाँ गांव देहात डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ ये सर्विस अवेलेबल है? तो एक समस्या ये है कि जिनको कार्ड मिलना चाहिए वो कार्ड मिला कि नहीं, लेकिन जिनको कार्ड मिल भी गया वो सुविधा लेंगे कहाँ? उसके लिए भी तो उनको यूपी ही जाना है, उसके लिए भी तो उनको दिल्ली ही जाना है, बिहार में तो सुविधा है ही नहीं। तो जब तक आप दोनों ही पहलुओं को नहीं संभालेंगे, पूरे दुनिया भर में जिन लोगों को हेल्थ की समझ है, इन विषयों की समझ है, पब्लिक हेल्थ की, उनको ये मालूम है कि पब्लिक हेल्थ में
दोनों ही चीज़ आपको बराबर सुधारना है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड ये है कि आपको रोग है और रोग के लिए आपके पास ये सुविधा हो, साधन हो, संसाधन हो कि आप जाकर हॉस्पिटल में अपने लिए चिकित्सा ढूंढें। लेकिन साथ में ही ये भी जिम्मेवारी है कि वो चिकित्सा देने वाली सुविधा भी तो बननी चाहिए। बिहार में तो कहीं कोई है ही नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। अभी हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर मढ़ौरा का चीनी मिल है। उत्तर बिहार का पहला चीनी मिल होने का उसको गौरव हासिल है। वो खंडहर स्थिति में है। 2014 में मोदी जी बोले थे कि अगला बार आएंगे तो यहीं के चीनी के मिठास का चाय पीकर जाएंगे। एक और नेता है यहाँ से निर्दलीय एमएलसी के रूप में जीते हुए हैं, वो भी बोले थे कि अगर हम इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो अपने स्तर से इसको चालू कराएंगे। लेकिन अब तक जो है केवल उस पर राजनीति हुआ है, चालू नहीं हो पाया है। किसानों का पैसा भी बकाया है, जो गाना किसान थे। भाई मढ़ौरा में जितनी भी मिल्स बंद हैं, कोई एक चीनी मिल नहीं, 4 मिल यहाँ बंद है। और पूरे चंपारण और सारण प्रमंडल में 30 से ज़्यादा चीनी मिलें बंद हुई। मोदी जी के जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने मोतिहारी में 2014 में कहा और मढ़ौरा में उन्होंने 2015 में कहा। मोदी जी ने गलती की, उन्होंने आपको जाल फेंका, भ्रम में डाला, वोट ले लिया। लेकिन मढ़ौरा की जनता को, बिहार की जनता के पास 2019 में अवसर था कि उसका जवाब दिया जाए, करारा जवाब दिया जाए भाजपा के पक्ष में वोट न देकर। 2020 में आपके पास मौका था, आपको भाजपा को वोट नहीं करना चाहिए था। लेकिन नेता ने आकर कुछ गलत बोला, वो गलत बोलकर इसलिए बच पा रहा है क्योंकि आप उसको अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर रहे हैं। अगली बार चुनाव आएगा, फिर आप वोट दीजिएगा भाजपा को ही और आकर हमसे सवाल कीजिएगा कि मिल चालू कैसे होगा। मिल चालू तब होगा जब जिन लोगों ने गलत बयानबाजी की है, जिन लोगों ने गलत वादे किए, आप उनको हरा दीजिए, मिल चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।